हेलो गाइस, देखिए ये जो मैंने आर्टिकल लिखा है ये बिहार बोर्ड के 12th क्लास के इंग्लिश का पहला चैप्टर है और ये राइटर के बारे में है। यानी हर चैप्टर के पहले उसमें राइटर के बारे में कुछ लिखा रहता है। इसको हम इंट्रोडक्टरी पार्ट बोल सकते हैं, जिसको मैंने कल के वीडियो में आधा डिस्कस करा था और आधा मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि कल जो मैंने बातें बताई थी इसमें इंग्लिश को, इसमें का जो मीनिंग होता है ना, कैसे फाइंड करते हैं, कैसे इसका हम मीनिंग निकालेंगे, ये एक बहुत ही कठिन काम होता है, जो कि हम इसको आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे करेंगे। देखिए ये सब चीज प्रैक्टिस की बात है। अगर आपको प्रैक्टिस है तो आराम से हो पाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हमने आज तक जो भी प्रैक्टिस करा है वो सिर्फ ट्रांसलेशन बेस्ड प्रैक्टिस यानी हिंदी टू इंग्लिश करा है। आज हमको इंग्लिश पढ़ करके इसको इंग्लिश में ही समझने की जरूरत है, राइट? समझ में आ रहा है? तो इसको हम ट्रांसलेशन बहुत कम करने की कोशिश करेंगे जहां तक हो पाएगा। अगर ट्रांसलेशन जहां नहीं हो पाएगा, संभव नहीं हो पाएगा, हम उसको वहां पे उसी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, यानी काट छाट करके उसको फिर उसका जो वर्ड्स होता है उसके तरह समझने की हम कोशिश, उसको मतलब समझने की कोशिश करेंगे, राइट? तो हम देखिए ये मैंने जो लिखा है ना, ये मैं ऐसे मैंने ऐसे ही कहीं से नहीं लिख लिया है। ये मैंने समझ के लिखा है कि देखो छोटे छोटे चीज पढ़ने से कोई, मेरे को लगता है कि अब इतने उम्र हो गई तो फायदा नहीं है, राइट? तो हम चाहते हैं, देखो हम चाहते हैं कि आप इसको एक मॉडरेट लेवल पे लो, कि साफ कोई एकदम बिल्कुल मुश्किल ना हो और एक बिल्कुल आसान भी ना हो, राइट? ये बहुत एक मॉडरेट लेवल के, और मैं ये आशा करता हूँ कि हम ये मिडिल एज के लोग वाले जो है वो इसको आसानी से समझ पाएंगे, राइट? तो मैं चाहता हूँ आप इसको बड़े ध्यान से देखो, राइट? इसमें आपको क्या करना है, इसको कंजक्शन वाइज बांटना है। देखो ये जो सेंटेंस आप देखोगे ना, ये सेंटेंस आपको बिल्कुल करीब करीब कहाँ गया, यहाँ पे फुल स्टॉप है, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे फुल स्टॉप है, यानी 1 2 3 4 लाइन का है ये जो है 4 लाइन का पहला सेंटेंस है। इसको आपको क्या करना है, समझना है। अगर आप ट्रांसलेशन करने बैठोगे ना तो ये नहीं हो पाएगा, इसको ट्रांसलेशन हम कर नहीं सकते एक बार में। तो हमें क्या करना है, हम जानते हैं, हम अपना उपाय करते हैं क्या चीज, एक हम कंजंक्शन को पकड़ते हैं और उसको वहां से हम छटकाने की कोशिश करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो कि ये बहुत कारगर तरीका है। ये आप इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, किसी भी इंग्लिश में किसी भी चीज को समझने की बहुत आसानी से कोशिश कर सकते हो, राइट? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यही तरीका है आपको आसान। नहीं तो आप ट्रांसलेशन करते रह जाओगे, आपको आएगा भी नहीं, आप फ्रस्ट्रेट होगे, इंग्लिश पढ़ना भी छोड़ दोगे। तो मैं चाहता हूँ आप क्लियर कट इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है? क्योंकि ये बहुत हेल्प करता है आगे जाकर के। ये क्या रहेगा, हिज ऑटोबायोग्राफी, राइट? देखो हिज मतलब महात्मा गांधी के बारे में बात हो रही है, ठीक है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के जो फर्स्ट चैप्टर है वो महात्मा गांधी के बारे में है, क्योंकि इस जो प्रोज को उन्होंने महात्मा गांधी ने ही लिखा है, राइट? तो हम चाहते हैं पहले एक बार इसको पढ़ लो। कहेगा हिज ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट। देखो लो, कोई भी इसमें ग्रामर आपको मुश्किल नहीं है, राइट? रोट फॉर यंग इंडिया एंड द स्पीचेस दैट he delivered on different occasions reveal him not only as an original thinker but also as a great master of just idiomatic English। देखो इतना लंबा है, आप कैसे करोगे ट्रांसलेशन इसको बताओ तो? आप इसको तोड़ करके समझो, राइट? देखो आप ना किसी के भरोसे मत बैठे रहो, आप इसको प्रैक्टिस करो। देखो इस तरह से करोगे तो सब कुछ सीखोगे। इसमें अंग्रेजी में यही फायदा होता है कि आप इसमें खुद से प्रैक्टिस करोगे तो बहुत कुछ सीखोगे, क्योंकि आपको समस्याएं नजर होगी, मेरे को प्रॉब्लम क्या है। देखो मेरे को भी पहले ऐसे लगता था कि मेरे को भी ऐसा प्रॉब्लम था कि मेरे पास वर्ड नहीं है, मेरे को वर्ड की कमी है। तो मैंने क्या करता था, मैं पूरा एक सेंटेंस लेता था, उसमें का पूरा वर्ड्स लिखता था, मेरे को कौन सा वर्ड नहीं आ रहा है, ठीक? जब मैं वर्ड को ध्यान में रखता था, मैं वर्ड पढ़ता था, मेरे को फिर प्रॉब्लम होता, मेरे को वर्ड पता है लेकिन मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो मैं क्या करता, मैं सोचता ग्रामर में कमी है, तो मैं फिर से देखता था, मैं फिर देखता हूँ कि इसमें ग्रामर क्या कमी है। तो मेरे को ग्रामर देखा तो यार बिल्कुल सेम टू सेम ग्रामर, एकदम बिल्कुल बेसिक ग्रामर है, कोई इसमें तीर मारने वाली बात नहीं है। फिर मेरे को क्यों नहीं समझ में, तब भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ग्रामर बिल्कुल क्लियर हो गया, वर्ड्स बिल्कुल क्लियर हो गया। फिर प्रॉब्लम कहाँ फंसती है? देखो प्रॉब्लम आपको कहीं नहीं है, प्रॉब्लम है सिर्फ प्रैक्टिस में। अगर आप प्रैक्टिस जम के करोगे ना इस तरह से, तो आपको बिल्कुल गारंटेड है महीने 2 महीने में आपको इंग्लिश आ जाएगा। आपको देखना 2 3 4 दिन में आपको ये फर्क महसूस होगा, क्योंकि मैं ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना, पूरा का पूरा मैं चैप्टर करूंगा,
राइट। मैं यहीं तक नहीं छोड़ता हूँ, मैं इसका पूरा चैप्टर करूंगा जो कि इसका करीब 23-24 पैराग्राफ है, राइट। तो इसको आप समझने की कोशिश करना मैं कैसे कर रहा हूँ। ये बिल्कुल फोकस तरीके से होगा, बड़ा आसानी से देखना, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक। तो पहले आप कंजंक्शन फाइंड करो, कहाँ पे कंजंक्शन है। देखो कंजंक्शन वैसा फाइंड करना जहाँ पे क्या हो कि वर्ब को जोड़ता हो, ठीक है, दो वर्ब को जोड़ता हो, वहां से सेंटेंस शुरू होते हैं। ऐसे नहीं किसी दो नाउन के बीच कंजंक्शन को पकड़ लो और तोड़ दो। थोड़ा ध्यान रखना, बारीकी समझना है कि यहाँ जोड़ना है, वर्ब को पकड़ना है, वर्ब के साथ उसको समझने की कोशिश करना है, वर्ब को जोड़ रहा है कि नहीं, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है। देखो कह रहा है हिज ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ एंड द न्यूमरस, इसको नहीं तोड़ा क्योंकि ये क्या कर रहा है, न्यूमरस, द न्यूमरस आर्टिकल्स को माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ से जोड़ रहा है। तो ये क्या है, दो एक शब्द है, क्या है, तो एक जिसे नाम ले लो ना, मोहन, सीता और गीता, बिल्कुल इसी तरीके से है। कह रहे हैं दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया। अब देखो यहाँ पे भी नहीं तोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे ये वर्ब को नहीं जोड़ रहा है, दैट ये कंजंक्शन है, ये दैट जो है इसके लिए है, इन सबको मिलाकर के एक जो के सेंस में है, ठीक है। अब देखो ये रोट जो है सबको पता है वर्ब का सेकंड फॉर्म है और इसको हम सिंपल पास्ट टेंस में दबा के पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं इसको, सिंपल पास्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंपल पास्ट। तो इसमें बताओ तो कौन सा मुश्किल शब्द है कोई नहीं है। फॉर यंग इंडिया, ये यंग इंडिया क्या है, एक वीकली जर्नल था, राइट, जो महात्मा गांधी ने इसको बनाया था, है ना, यंग इंडिया। ये न्यूज़पेपर की तरह होता है, ये साप्ताहिक होता है, सप्ताह में आता है। इसमें गांधी जी क्या करते थे, अपने विचार और देश में जो आंदोलन चल रहे थे उसमें, ठीक है, उसके लिए लोगों को जागरूक करते थे, ये सारी बातें इसमें लिखते थे और इसको यंग इंडिया के नाम से जाना जाता था। एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर। अब देखो यहाँ पे एंड जो है इसको आप देखो, ये क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे स्पीच दैट ही डिलीवर्ड, यहाँ पे भी वर्ब है, इसमें वर्ब है, ठीक। ये देखो दैट ही रोट, इसमें भी एक वर्ब है। लेकिन हरी वाला जो एंड है ये क्या कर रहा है, इनको अलग कर रहा है, तो इसको आप ध्यान रखना, द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन, बस यहाँ पे आ जाओ आप। यानी एक बार में हम पहुंचे यहाँ से लेकर के कहाँ तक, रोट यहाँ तक, एक सेंटेंस ये है हमारा, और एक सेंटेंस देखो एंड से लेकर के कहाँ तक पहुंच गए हम, डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन, यहाँ तक पहुंच गए, यानी दो सेंटेंस हो गया। अब रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, ठीक, एक बार में आप वहां चलो, यहाँ चलो, फिर आप यहाँ पे आओगे, फिर यहाँ से चलो तो देख लो ओरिजिनल थिंकर बट आल्सो एज ए ग्रेटर, नहीं आया, फिर यहाँ पे आपको एक बार में, यानी 3 बार में एक सेंटेंस को हमने 3 भाग में काट दिया। अब देखना कितना आसान हो जाएगा, बहुत आराम से आप समझ पाओगे, ठीक है। देखो दोस्त एक बात करो, सेंटेंस को ना बड़ा करने का 3 लोग ही जिम्मेदार होते हैं, मेनली 2 लोग, मेन 2 लोग होते हैं और तीसरा एक, देखो एक जो होता है जिसका नाम होता है कंजंक्शन, जो सेंटेंस को ही जोड़ करके 2 गुना 3 गुना लंबा कर देता है, और दूसरा होता है प्रीपोजिशन, वो क्या करते हैं, शब्द को जोड़ता है, किसको जोड़ता है, वर्ड को जोड़ता है, और ये कंजंक्शन सेंटेंस को जोड़ता है। कंजंक्शन कभी कभी वर्ड को भी जोड़ता है, नो डाउट, ठीक है। और एक होता है रिलेटिव प्रोनाउन, क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन, जो जिसका, ठीक है, किसका उसका, ये सब आता है इसमें, ठीक है। ये भी क्या करता है, सेंटेंस को थोड़ा लंबा करने में योगदान देता है। तो हमें क्या करना है, इनको ही पकड़ना है और सेंटेंस को बीच से काट देना है, और काट करके इनको अलग कर दो और थोड़ा समझने में देखो सहूलियत हो जाएगा। जब इतना हो जाए, अब देखो आपके लिए क्या है, इसमें वर्ब देखना है, ठीक, वर्ब कौन से प्रॉब्लम, यानी वर्ब मतलब ग्रामर, क्या कौन सी ग्रामर आ गई है, देखिए ना बहुत मुश्किल होती है। टेंस आता है, खूब से अधिक आएगा तो वॉइस आएगा, और खूब अधिक से अधिक करेगा तो आपको पार्टिसिपल जिरेंट में से कुछ आपको फंसाने की कोशिश करेगा, जो कि बहुत मुश्किल नहीं होता है, वो भी बहुत आसान होता है। तो ज्यादातर केसेस में वो न्यूज़पेपर में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको बहुत कम मिलता है, 100 में से 5 जगह आपको देखने को मिलेगा, लेकिन न्यूज़पेपर में परसेंटेज 50% के आसपास वो बार बार देखते हैं, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करो, हमने तोड़ दिया। अब देखो आपको पढ़ते वक्त 2-3 चीज का ध्यान रखना है। देखो हमारा जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है ना, इंग्लिश सेंटेंस का जो हमारा इंग्लिश सेंटेंस होता है, ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश सेंटेंस का, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, सबको पता है। और जो हमारा हिंदी का जो सेंटेंस होता है
ये जो हमारा हिंदी सेंटेंस होता है ना, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये होता है। समझ में? हिंदी का सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके लास्ट में वर्ब। देखना तो इंग्लिश में आपको देख लोगे, जब मैं पढ़ता हूं तो मैं शुरू में क्या करता हूं, सब्जेक्ट को देख लेता हूं और उसके बाद मैं चला जाता हूं एक के बाद लास्ट में। ठीक, आपको क्या करना है, सब्जेक्ट देख लो, उसके बाद ऑब्जेक्ट देखा जाता है, फिर आपको वर्ब देखा जाता है। ठीक है, तो आपको इंग्लिश जब आप हिंदी करोगे, यानी जब हिंदी करने की कोशिश करोगे तो पहले आप सब्जेक्ट तो सेम रखोगे, लेकिन पहले आप ऑब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद वर्ब लास्ट में हिंदी में लिखा जाता है। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपको दिमाग में रखना होता है। समझ में आया? तो मैं चलता हूं, देखो मैं करने की कोशिश करता हूं इसका मीनिंग कैसे फाइंड करें। क्लियर कर पाता है नहीं? इसको 3 भाग में हमने बांट, देखो कैसे करेंगे। करेंगे उनकी जो बायोग्राफी, किनकी बायोग्राफी? महात्मा गांधी की। हिज बने महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा क्या, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये देखो एक किताब का ही नाम है, उनका नाम है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विद माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स, न्यूमरस माने क्या होता है? बहुत सारे। न्यूमरस माने संख्या में अधिक, है ना? बहुत सारे आर्टिकल्स यानी लिख, दैट ही रोट, जो उन्होंने, कौन? महात्मा गांधी ने क्या क्या लिखा, फॉर किसके लिए? यंग इंडिया के लिए। यंग इंडिया बताया ना, ये क्या है? वीकली जर्नल है, ये साप्ताहिक पत्रिका है। ठीक है, यंग इंडिया के लिए इन्होंने, देखो ये नौजवान भारत हम नहीं कहेंगे, समझ में ना, ये किसी नौजवान भारत के लिए नहीं कहेंगे, ये क्या है? एक जर्नल है जिसके बारे में उन्होंने लिखा है, उनके लिए इन्होंने लिखते थे। क्यों? महात्मा गांधी रोट, यंग इंडिया के लिए लिखे। आगे देखो, ये हमारा ये हो गया। आगे बोल रहे एंड द स्पीचेस, और भाषण, है ना? भाषण नहीं कहेंगे, भाषण कहेंगे। दैट ही डिलीवर्ड, जो कि, और द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड, जो उन्होंने, जो ही माने उन्होंने क्या डिलीवर, देखो तो क्या है, फिर सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी फिर डिलीवर्ड V2 आ गया ना। तो डिलीवर्ड माने देखो, डिलीवर्ड द स्पीच माने भाषण देना, जो उन्होंने भाषण दिया ऑन डिफरेंट ओकेजन, भिन्न भिन्न अवसरों पर। ठीक, ये हो गया हमारा दो स्पीचेस जो उन्होंने भिन्न भिन्न अवसरों पर भाषण दिए। आगे कह रहे कि अब देखो यहां से क्या है ना, यहां से अब यहाँ पे रिवील, डायरेक्ट वर्ब आ गया है, थोड़ा तो है लेकिन डायरेक्ट क्या हो गया, यहाँ पे कोमा है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ गया, वर्ब आ गया, डायरेक्ट वर्ब आ गया। तो आपको क्या देखना, यहाँ पे अब फिर से आंसर होगा रिवील हिम, किसको? महात्मा गांधी को। रिवील माने महात्मा गांधी, रिवील माने होता है प्रकट करना, उजागर करना। क्या होता है? प्रकट करना, उजागर करना। कहते हैं कि रिवील हिम, महात्मा गांधी को उजागर करता है क्या चीज? नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, महात्मा गांधी को सिर्फ ओरिजिनल थिंकर के बारे में ही प्रकट नहीं करता है, उनको सिर्फ ओरिजिनल थिंकर के बारे में ही नहीं बताता है। कौन? ये जो इन्होंने आर्टिकल्स में लिखे हैं, इनकी जो किताब है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है और जो भाषण इन्होंने दिए ना, ये सब इनको बताते हैं क्या कि ये सिर्फ एक ओरिजिनल थिंकर नहीं है। रिवील हिम, ये सब बताते हैं, उनको बताते हैं क्या? नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, ये सिर्फ एक ओरिजिनल यानी वास्तविक विचारक ही नहीं है, बट ऑल्सो बल्कि एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट। देखो ये चेस्ट माने होता है शुद्ध, यहाँ पे चेस्ट माने सीना नहीं होता है, चेस्ट माने क्या होगा? शुद्ध होगा। क्या होगा? शुद्ध होगा। ठीक है, अ ग्रेट मास्टर का मतलब आप ऐसे समझ लो, एक्सपर्ट। क्या समझ लो? एक्सपर्ट समझ लो, बिल्कुल विशेषज्ञ, है ना? एक्सपर्ट। तो कह रहे कि बल्कि एक इडियोमेटिक माने होता है क्या? इडियोमेटिक माने होता है मुहावरा, कहावत सुनते हो ना, इंग्लिश में भी कहावत मुहावरा होते हैं। तो एक इडियोमेटिक इंग्लिश यानी कहावत, इंग्लिश वाली कहावत या मुहावरे का वो क्या थे? शुद्ध, भाई एक्सपर्ट थे। समझ में आया? तो इसको ध्यान से देखो, तो करेंगे उनको रिवील कर, उनको प्रकट करता है सिर्फ एक वास्तविक विचारक के रूप में नहीं, बल्कि एक इडियोमेटिक इंग्लिश के शुद्ध एक्सपर्ट के रूप में भी उनको क्या करता है? प्रकट करता है, उनको दर्शाता है। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट माने क्या होता है? उद्धरण। उद्धरण यानी आप उदाहरण भी समझ सकते हो, उद्धरण, है ना? फॉलोइंग माने होता है जो आने वाला है, क्या? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये जो इनका जो आने वाला इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है उसका जो उद्धरण है ना। आगे करेंगे गांधी जी टॉक्स अबाउट, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन व्हिच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। ये भी भाई 2 लाइन का है,
ठीक है, 2 लाइन का। इसमें से आप देखो तो कहां पर हम तोड़ सकते हैं, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया विच, हाँ यहाँ पे आप तोड़ सकते हो, यहाँ से देखो विच हैज, देखो फिर यहाँ पे क्या है, वर्ब है ना, विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड, ये कौन जोड़ा है, विच, क्या जोड़ा है, विच, तो विच को पकड़ो यहाँ से। अब एक बार में हमको यहाँ तक पहले मीनिंग निकालना है। और एक चीज ध्यान रखना, जब पढ़ो ना तो एक चीज दिमाग में लगाओ ना कि इसमें कितने सारे शब्द हैं, ठीक, हमको कितने सारे शब्द नहीं आता, आप उसको लिख सकते हो कि मेरे को अच्छे, इसमें मान लो ये पहले वाले में मैंने काउंट करा था, इसमें 34 शब्द है, यानी 34 शब्द है, 34। और मेरे ख्याल से अगर हमें अगर मुश्किल लगेगा ना तो मुश्किल से इसमें 4 से 5 शब्द लगेगा, कितना, 4 to 5, 4 से 5 शब्द जो मुश्किल लगेगा, लिख के देख लेना आपको, बस इतना ही ज्यादा लगेगा। तो आप सोचो क्या 4 से 5 शब्द अगर हमको नहीं पता है, अब बाकी का जब हमको 30 शब्द पता है, क्या वो 30 शब्द मीनिंग नहीं देगा क्या, बिल्कुल देगा ना, 30 शब्द आराम से मीनिंग देगा। तो उसमें आप एडजस्ट करके उसका भी मीनिंग निकाल सकते हो, राइट, गेस करके, गेस मार के उसका भी मीनिंग निकाल सकते हो, तो ध्यान देना। तो आगे हो गया ना, यहाँ तक आगे चलते हैं, ठीक, तो अब ध्यान रखना, इतना तक हम चलते हैं। कहीं गांधी जी टॉक्स अबाउट, हाई बताओ तो इसमें कौन सा टेंस लगाया भाई, टॉक्स, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ध्यान देना, मैं आपको इसमें कमियां दिखा रहा हूं, कितना आसान है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, इसको बस हवा बना दिया गया है, ठीक है। फिर गांधी जी टॉक्स अबाउट, सबको पता है के बारे में होता है, द साउंड, देखो एक शब्द है साउंड फाउंडेशन, इसका मतलब होता है नींव, समझ लो नींव, क्या होता है, नींव, जड़, है ना, ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। तो कह रहे हैं कि गांधी जी टॉक्स अबाउट साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, गांधी जी भारतीय सभ्यता के नींव के बारे में बात करते हैं, जो आने वाला चैप्टर होगा ना उसमें बात करें कि गांधी जी टॉक्स अबाउट, बात करते हैं, ये बताते हैं किस चीज के बारे में, भारतीय सभ्यता के नींव के बारे में। आगे करेगा which has successfully withstood, यहाँ पे ध्यान रखना, क्या वर्ब का 5th फॉर्म है टॉक्स। आगे रहेगा which has successfully withstood the passage of time, कह रहे कि जो, अब देखो हैज हो गया यहाँ पे, ये देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये देखो हैज प्लस V3 क्या हो गया, परफेक्ट हो गया ना, किस चीज का, प्रेजेंट परफेक्ट। हमने पढ़ा तो है लेकिन मीनिंग में हम फंस जाते हैं, इसका हम मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं, क्या बोलेंगे, वर्ड हमको नहीं पता, जब वर्ड दिया जाता है तो ग्रामर नहीं आता है, ग्रामर दिया जाता है तो भाई ग्रामर और वर्ड की रियल में देखा जाए तो ग्रामर और वर्ड की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है प्रैक्टिस की, हमने प्रैक्टिस भी उल्टा करा है, ठीक है, क्योंकि हम उल्टा प्रैक्टिस करते हैं, क्या, हिंदी टू इंग्लिश, खाली ट्रांसलेशन, भाई ट्रांसलेशन से कुछ नहीं होगा, इसमें कौन सा तुम्हारा ट्रांसलेशन काम करेगा, कोई ट्रांसलेशन आपका इसमें काम नहीं करेगा, जो भी आपने ट्रांसलेशन पढ़ा ना, टेंस, वॉइस, वर्ब्स का, इसमें कोई ट्रांसलेशन काम नहीं करेगा, करा के देखो। कह रहेगा which has successfully withstood the passage of time, देखो पैसेज मैंने होते हैं क्या, एक राह भी होता है, मार्ग भी होता है, डिक्शनरी में बोलेंगे, पैसेज मैंने समझ लो, पैसेज ऑफ टाइम मतलब बीतते समय, पैसेज ऑफ टाइम का मतलब बीतते समय, आप ध्यान दो। कह रहे कि which, कौन, जो, कौन, भारतीय सभ्यता, यहाँ पे which का मतलब क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता हैज सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक क्या है, विथस्टूड है, विथस्टूड बने के साथ खड़ा होना, किस चीज के, तो बीतते समय, पैसेज ऑफ टाइम, तो बोल रहे हैं कि भारतीय सभ्यता बीतते समय की, गुजरते समय बोले, बीतते समय, गुजरते समय के साथ क्या भाई, सफलतापूर्वक खड़ा है, बीतते समय के साथ सफलतापूर्वक खड़ा। देखो ये ओवर राइटिंग से गड़बड़ हो जा रहा है, आप ध्यान रखना, ठीक। आगे करेगा द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, कह रहे हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज the tendency to privilege materiality cannot match the Indian civilization that elevates the moral value। ये भी देखो कितना लंबा हो गया, 1-2 लाइन का ये हो गया। आप थोड़ा ध्यान देना, कह रहे कि तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न माने क्या थे, पश्चिमी, यानी हमारे देश से जो पश्चिम क्षेत्र, पश्चिम दिशा की ओर जितने भी देश है उनको क्या बोलते हैं, वेस्टर्न कंट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेस्टर्न कंट्री। तो ये क्या है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी पश्चिमी सभ्यता, यानी हमारे देश के पश्चिम में जितने भी सभ्यताएं है उनको बोलते हैं पश्चिमी सभ्यता। तो कह रहे हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, विच हैज, देखो तो ये हैव हैज वाला यूज है, इसमें कोई भेदभाव का थर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो विच हैज द टेंडेंसी, जिसकी प्रवृत्ति है, जिसके पास है चाहे जिसकी प्रवृत्ति है, ठीक। वेस्टर्न सिविलाइजेशन जिसकी प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति में टर्म समझते हो, वृत्ति, प्रवृत्ति है क्या, टू प्रिविलेज मैटेरियलिटी, समझ गया, टू प्रिविलेज
मैटेरियलिटी देखो यहाँ पे वर्ब आ गया तो हमको तोड़ देंगे, यहीं पर तोड़ देंगे, ठीक। यहीं से यहाँ पे कोमा हुआ कुछ नहीं है लेकिन डायरेक्ट टूटेगा। ठीक है, कह रहेगा प्रिविलेज का मतलब समझो। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है, इसको डिक्शनरी में खोजो तो विशेषाधिकार होता है। क्या होता है? विशेषाधिकार होता है, विशेष या सौभाग्य होता है, विशेषाधिकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोनो मीनिंग नहीं शो करना है, यहाँ पे विशेषाधिकार लगेगा, नहीं आपका सौभाग्य लगेगा। तो ऐसा समझ लो कि ये ऐसी सभ्यता है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन ऐसी सभ्यता है जो जिसकी प्रवृत्ति क्या है भाई, मैटेरियल यानी भौतिकता को, यानी बाहर दिखने वाली जितनी भी चीजें सब भौतिक है, यानी भौतिकता को क्या करती है, बढ़ावा देती है। यानी भौतिकता के ऊपर बहुत ज्यादा क्या होती है, ये निर्भर रहती है। कौन? प्रिविलेज का। देखो यहाँ पे मीनिंग आपका फिक्स नहीं हो पा रहा है, समझ में आ रहा है? इसका आप सौभाग्य विशेषाधिकार कुछ नहीं लगा सकते। तो इतना समझो, मेटेरियलिटी यानी भौतिकता का क्या करता है, ये प्रिविलेज करता है, यानी उसको बढ़ावा करता है, उसको प्रिविलेज करता है। आगे करेंगे कैन नॉट मैच। अब देखो कहने मतलब कि हमारा जो पश्चिमी सभ्यता है जिसकी जो प्रवृत्ति है, क्या कौन सी प्रवृत्ति, मैटेरियलिटी को प्रिविलेज देना है, प्रिविलेज करना, क्या करता है, कैन नॉट मैच इंडियन सिविलाइजेशन। वो जो जितने भी चीजें वेस्टर्न सिविलाइजेशन में है वो क्या, कैन नॉट मैच, भाई मुकाबला नहीं कर सकती, बराबरी नहीं कर सकती, मैच नहीं कर सकती। समझो, मैचिंग करा दे, जो मैच नहीं कर सकती किससे, इंडियन सिविलाइजेशन से। दैट, जो, ये जो किसके लिए है, दैट किसके लिए है, इंडियन सिविलाइजेशन के लिए। जो एलिवेट्स वाले समझ में, एक वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, समझ में आया? क्या है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है एलिवेट्स से, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, देखो ध्यान से। दैट एलिवेट्स, जो क्या करता है, बढ़ावा देता है। एलिवेट्स वाले होते हैं बढ़ावा देना, ठीक है, बढ़ावा देना किस चीज का, द मोरल बीइंग, ये नैतिक जीवन को क्या करता है, बढ़ावा देता है। कौन? इंडियन सिविलाइजेशन। एक बार ध्यान से देख लो, कह रहेगा कि प्रिविलेज मटेरियल कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, सॉरी कह रहे कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन व्हिच हैव टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग। राइट, तो जो पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं ये क्या करते हैं, भौतिकता के आगे पीछे दौड़ते रहते हैं। जो इनका दौड़ भाग होता है वो क्या करता है, वो क्या कर सकता है भाई, हमारे इंडियन सिविलाइजेशन से क्या करता है, मैच नहीं कर सकता है। जो ठीक है, यहाँ पे हमारे इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द मोरल बीइंग, जो हमारे नैतिक जीवन को क्या करता है भाई, नैतिकता को बढ़ावा देता है, नैतिक जीवन को बढ़ाता है, जिसमें हम अपने पूर्वजों को मान सम्मान देते हैं। राइट, तो इसको गाइस बहुत ध्यान से देखना, बहुत आराम से देखना, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। राइट, ये कोई इंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है। इसमें आपको अगर वास्तव में आपको अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ध्यान से बहुत आराम से आपको आएगा, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। मैंने भी ऐसा ही सीखा है, ठीक है, और मैं अभी भी सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं है, बहुत आसान होता है। आप कोई भी चीज सीख सकते हो आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे तोड़ते हैं ना वैसे तोड़ लो और वर्ड्स को देख लो, कंपेयर कर लो, मेरे को कितना नियर है। अभी आपको करने में बहुत परेशानी हो सकती है, बहुत दिक्कत हो, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाता है ना, तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे चाहे आप बुक पढ़ोगे तो ये मिली सेकेंड में दौड़ता है, अपने आप खट बिल्कुल अपने आप होता है। आपको करने की, रुक के लिखने की, पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप हो जाता है, आपको फट से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राइट, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। सो टुडे फॉर ही थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।